गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम आप के लिए गणित का मैथ्स बेस्ड जो छत्तीसगढ़ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए गणित का कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरी गणित का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे से बारीक से जितना हो सके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हमारा तीसरा क्लास है, तो इसी में हम लोग आज देखने वाले हैं कि संख्याएं क्या है। तो आप सब जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। प्राकृतिक संख्या आप सबको पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसका आम जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जिस संख्या का हम लोग उपयोग अपने आम जीवन पर जो कर रहे हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। तो चलिए क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। संख्या वह जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में कहे तो इसी को बोल देते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपके पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में भी आपको यह जानकारी रहना चाहिए कि इंग्लिश में क्या नाम है इसका। तो पूर्ण संख्या को बोल देते हैं नेचुरल नंबर। जीरो सहित, ध्यान रखिएगा, जीरो सहित सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या आपका होता है 1 से स्टार्ट, और पूर्ण संख्या की बात करें तो यह होता है आपका 0 से स्टार्ट। तो दोनों में अंतर यह है कि प्राकृतिक संख्या आपका जहां से 1 से स्टार्ट होता है तो वही पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। ये लिखा भी है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जीरो सहित सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर। जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे 0, देखिए यहाँ प्लस, मतलब प्राकृतिक संख्या में जैसे हम लोग देखे हैं 1 से लेकर अनंत तक जो पॉजिटिव है, प्लस में चलता जा रहा था प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या की बात किए तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते जा रहे हैं। उसी प्रकार तीसरा जब हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, तो इसमें क्या है आपका 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक का भी और इधर ऋणात्मक का भी, मतलब 1 2 3 इधर धनात्मक भी जाएगा और इधर 0 -2 -4 -3। ये कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या के धनात्मक पक्ष को और ऋणात्मक पक्ष दोनों को शामिल कर दिया जाए तो आपका बन जाता है वही पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, सम संख्या देखते हैं। सम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को सम संख्याएं कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 18। ये जिसके मतलब जो 2 4 यहाँ लिख देता, 2 4 6 8। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखिए सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 4 6 14 16, मतलब जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्ण रूप से जो जिस संख्या को हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित कर दे उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। सम संख्या में 2 4 6 8 16 आदि संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। उसके बाद है आपका सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। याद रखेंगे इवन नंबर। ठीक है साथियों, सम संख्या को क्या कहते हैं,
इवन नंबर। उसके बाद देखते हैं सम संख्या के बाद है आपके पास विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में याद रखेंगे, इसको ऑड नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। देखिए आपको संख्याओं के छोटी छोटी जो संख्याओं का अर्थ है, मीनिंग है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी कभी एक नंबर के लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये नहीं कि हम लोग संख्या के सिर्फ प्रैक्टिस बड़े बड़े सवाल के पीछे ही भागे, नहीं, आपको कभी कभी छोटे क्वेश्चनों के पीछे भी ध्यान देना होता है ना। तो ये बारीक चीज है जो सीखने को बहुत कम मिलता है, तो अच्छे से सीखिए। तो विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो सके। सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे देख सकते हैं आप 3, 5, 9, 15 आदि। मतलब जो 2 से विभाजित होगा वो सब क्या आ जाएगा? सम संख्या। और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपके पास भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 8, 6, 9, 15 आदि। कहने का मतलब है वह संख्या जो एक से तो सभी संख्या विभाजित होता है, सबको पता है, एक से ऑल संख्या विभाजित होता है। तो एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से, जैसे 4 है, एक से विभाजित होगा, खुद से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 4 की बात करें, 8 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 8 से होगा। तो वह संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो, क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे आपका 4 है, 8 है, 6 है, 9 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बात करें तो सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपके? 4। याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 7, 13, 17 आदि। अभाज्य संख्या का मतलब वह संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो, वह संख्या आपका कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे देख सकते हैं आप 2, 3, 7, 13 आदि। खुद से विभाजित होगा या तो फिर एक से, एक एवं अपने से के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो, वह क्या है? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होता है, किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है और एक से विभाजित होता है। ठीक है, याद रखेंगे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 7, 13, 17 आदि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2। याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। यहां लिख लेना आप लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो जाएगा। और
सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, याद रखेंगे। और 1 न तो अभाज्य संख्या है, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। ठीक है, एक को आप न भाज्य में शामिल करेंगे और न ही अभाज्य में। एक क्या है आपका, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन इन सब को आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और अच्छे से याद रखना है। देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोग हमेशा बड़े क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन के प्रति ज़्यादा, जो ऐसा क्वेश्चन को पढ़ने में के लिए तैयार रहते हैं जो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, और इस छोटे छोटे बारीक चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है ना। हमें छोटी छोटी बारीक चीज़ों को पढ़ना है ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे देखते हैं। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या दो संख्याएं a तथा b सहअभाज्य संख्या होगा यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं रेंडमली, है ना। कोई भी संख्या, दो संख्या लेंगे, अगर उन दो संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालने पर 1 आता हो, कितना आता हो, 1 आता हो। किसी भी दो रेंडमली संख्या लेने पर उनका महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए तो वह संख्या आपका सहअभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के देख 3 2 है, 3 4 है और ये 4। एक सेकंड आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, सहभाज्य संख्या मतलब, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5 और 7। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्तक सभी को पता है, 5 और ये 7। कैसे निकालेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा क्या, नहीं होगा। तो किससे करेंगे, 5 से। देखिए, 5 से करेंगे तो 7 नहीं जाएगा, 7 से करेंगे तो 5 नहीं जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से डिवाइड करेंगे दोनों डिवाइड होना चाहिए। अब कोई भी संख्या ले 5 से करेंगे तो 7 नहीं जाएगा और 7 से करेंगे तो 5 नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 से करेंगे, 1 से 5 भी चला जाएगा और 7 भी, 5 भी जाएगा और 7 भी। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आया, हमारा महत्तम समापवर्तक आया 1। जब किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह संख्या क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पीछे देखते हैं। ये देखिए, जैसे देखिए 3 और 2 का महत्तम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का निकालेंगे, 3 और 2 का क्या निकलेगा, 1 से जाएगा। तो महत्तम क्या निकला, महत्तम समापवर्तक क्या निकल रहा है, 1। 3 और 4 का निकालेंगे 1 ही आएगा, 4 और 7 का निकालेंगे 1 ही आएगा। तो जिस भी दो संख्या या तीन संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालने पर आपको 1 प्राप्त हो, वह संख्या आप कह सकते हैं कि वह सहभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सबको पता ही होगा। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे p/q अंश एवं हर के रूप में ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर कहते हैं वे संख्याएं जिसे p/q अंश हर के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे p/q आपको पता होगा, अंश, ये है अंश, अंश और हर। अंश और हर, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम लोग p/q मतलब कह सकते हैं अंश और हर,
अंश और हर के रूप में जो संख्या को हम लोग लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे आप लिख सकते हैं 3/2, 4/2, 1/2, ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे 22/7, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या। याद रखेंगे, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम लोग अंश एवं हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पढ़ सकते हैं आप। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q अंश एवं हर के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 22/7, 3/8 अंश एवं हर के रूप में। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन p/q का जो मान है, q का मान है कभी भी 0 नहीं होगा। q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए, अगर चलिए 1 सेकंड के लिए हम लोग p और q का मान अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, q का मान क्या लेते हैं, 0, तो मान के चलिए p का मान अगर 1 है और p का मान क्या है, p का मान 1 ले लेते हैं, p का मान 1 और q का मान 0, तो क्या हो जाएगा, p/q मतलब 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो यह आपका हो जाता है इन्फिनिटिव, मतलब अनंत। क्या आ जाता है, अनंत, अनंत आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखेंगे, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, -√5 आदि कहलाता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे देखिए, √2 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। √3 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है क्या, नहीं। लेकिन यहीं पर अगर बात करें हम लोग √4 का, तो √4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आपके पास √2 है, √3 है और आपके पास है √5 है। तो देखिए, इसका एक परफेक्ट वैल्यू निकलता है क्या, इसका अगर हम लोग वर्ग स्क्वायर निकालते हैं तो किस में निकलता है, पॉइंट में निकलता है। तो पॉइंट में निकलता है तो ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, पाई आप जानते हैं, पाई क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ध्यान रखना, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ आप याद रखना कि पाई का मान पूछे तो ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, छोटी छोटी बात है लेकिन आपको याद रखना है। पाई का मान पूछे तो अपरिमेय संख्या और 22/7 का मान पूछे तो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर इसी तरह। उसके बाद है आपके पास अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, -1, 3, 7, √2, √3 आदि। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के परिवार को शामिल कर दिया जाए, उससे जो बनेगा परिवार, उसको आपको वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय मेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या
के परिवार को रियल नंबर वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो क्या है, जैसे √2 22/7। देखिए इसी को परिवार दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा जाए तो यही क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अवास्तविक संख्या। अब है आपके पास अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर, वह संख्या जो वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देता, जैसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं -√2 -5, ये संख्या हमें वास्तविक जीवन में या रियल जीवन में उपयोग में आता है क्या, नहीं आता। इसका हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना, इसी को बोलते हैं अवास्तविक संख्या या अकाल्पनिक या फिर इमेजिनरी नंबर, जो वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे -√5, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक नंबर। ठीक है, इसके बाद है लास्ट आपका निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। जैसे निरपेक्ष मान का संख्या मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग निरपेक्ष मान निकालते हैं तो वह संख्या हमेशा धनात्मक में ही आएगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये निरपेक्ष मान का साइन है, ये निरपेक्ष मान का साइन है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो जब भी ये निरपेक्ष मान से बाहर आएगा क्या हो जाएगा, +5। और यहाँ जैसे -8 है, ये निरपेक्ष मान का साइन है ना, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक का 8। और जैसे मान के चलिए यहाँ अगर ये 8 प्लस में है, पहले से प्लस में है, तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। मतलब अगर वो माइनस में है तो भी प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो भी प्लस में ही रहेगा। तो निरपेक्ष मान का साइन क्या है, ये है निरपेक्ष मान का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ आया होगा। तो चलिए आगे इसी में और देखते हैं। चलिए विभाज्यता के नियम के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए विभाज्यता के नियम के बारे में कुछ देख लेते हैं। विभाज्यता का नियम, मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में विभाज्यता के नियम के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसी के बारे में थोड़े से और चर्चा करते हैं। चलिए, है ना। तो देखिए विभाज्यता का नियम भी हमें मैथ सॉल्व करने के लिए हमें विभाज्यता, बड़े बड़े संख्याओं को ट्रिकली और जल्दी से जल्दी कैसे इसको सॉल्व करें, ये नियम हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 का। एक का नियम तो आप सबको पता ही होगा। एक का नियम मतलब एक से तो सभी संख्या, ऑल संख्या डिवाइडेड होता है। एक से, चाहे वो धन कहो चाहे माइनस कहो, चाहे प्लस ऋणात्मक कुछ भी हो, एक से सभी संख्या डिविजिबल है। तो एक का नियम आप सबको पता ही है। 2 का नियम देखते हैं, है ना। तो 2 का नियम सबसे पहले देखते हैं। 2 का नियम, दी गई संख्या 2 से विभक्त तभी होगी यदि इसका इकाई अंक, देखिए कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगा अगर उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा सम संख्या हो। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से कोई भी संख्या हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 680, 63 82, 36 74, 57 966, 13 758 में से प्रत्येक 2 से विभक्त होगी, क्योंकि इनके इकाई का अंक क्रमशः 0, 2, 4, 6 और 8 है। देख सकते हैं यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। मतलब कहने का मतलब है 2 से वह सभी संख्या विभाजित होगा जिसका इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आपको इकाई के अंक में अगर देखने को मिलता है तो वह संख्या आपका 2 से हमेशा हमेशा विभाजित होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इतना समझ आया। कोई भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो, मतलब सम संख्या अगर इकाई अंक में है तो वह 2 से विभक्त होगी। ऑल सम संख्या 2 से विभाजित होती है, सबको पता है। सभी सम संख्याएं 2 से विभक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 का नियम। अब देखते हैं 3 का नियम।
जैसे इसी में अगर मान के बात करते हैं हम लोग 21, तो ये 2 से विभक्त होता क्या? नहीं होता। 2 से विभक्त होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए इकाई के अंक में क्या है, यहाँ 1 है, तो इसी को बता रहे हैं कि अगर इकाई के अंक में सम संख्या है तो 2 से विभक्त, जैसे 20 होता तो 20 विभक्त हो जाता, और इकाई अंक में 1 है तो विभक्त होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम देखिए, इसको पिछले बार हमने चर्चा किया था, इसी को हम लोग रिवाइज के रूप में फिर से दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम, दी गई संख्या 3 से विभक्त तभी होगी इसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1 3 से विभक्त होगी क्योंकि अंकों का योग 39 है। अंकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। देखते हैं 9 और 8, 8 और 8 16, 17, 17 और 7 आपका हो जाएगा 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 1 39। तो 39 आपका 39 आपका, अगर यह 39 3 से पूर्ण रूप से विभक्त है तो कहने का मतलब यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। ये लिखा है देखिए, दी गई संख्या 3 से विभक्त तभी होगी इसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे अंकों का योग करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ? 39। कैसे 39 हुआ? यहाँ देखिए 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 जोड़ने पर क्या होगा? 9 9 18, 8 8 16 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 1 39। अब देखिए संख्याओं को सबसे पहले क्या करना है? संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। 3 के नियम में क्या करना है? संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लेना है, उसके बाद इस संख्या को 3 से विभक्त होगी। अगर जोड़ने के बाद संख्या 3 से विभक्त होती है, किससे विभक्त कर देना है? 3 से। अगर ये 3 से विभक्त होगी कि अंकों का योग 39 है जो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 देखिए, अब विभक्त कर देते, 13 तिया कितना होता है? 39। 13 तिया 39। कोई शेष बचा क्या? रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा। जब कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे और पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए तो यह संख्या आपका 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा और देख सकते हैं यहाँ 8 9 6 5 7 2 3 में 3 से विभक्त नहीं होगी क्योंकि अंकों का योग 40 है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है? 8 और 9 कितना है? 8 9 8 2 16 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 2 37, 37 और 3 40। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है? संख्याओं का योग 40 आ रहा है, और 40 3 से विभक्त होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, तो जब 40 3 से विभक्त नहीं होगा तो ये संख्या पूरी रूप से 3 से विभक्त होगा क्या? नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, संख्याओं का योग करने के बाद वह संख्या अगर 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह 3 से विभाजित होगी, और संख्याओं का योग करने के बाद अगर वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, शेष बच रहा हो, यहाँ शेष कितना बच रहा है? 1 शेष बच रहा है, शेष बच रहा हो तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 का नियम। अब देखते हैं हम लोग 4 का नियम। तो 4 का नियम चलिए देखते हैं करके। क्या है 4 का नियम? दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी यदि दहाई तथा इकाई से बनी अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 4 के नियम में हमें क्या देखना है? संख्या, जो भी संख्या दी है उसका दहाई और इकाई अंक को बस देखना है। तो चलिए देखते हैं। पूर्णतः विभक्त होगी, संख्या का दहाई इकाई अंक क्या है? 0 और 2 के दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। 20 है जो 4 से पूर्णतः विभक्त है, अतः दी गई संख्या 4 से विभक्त होगी। देखिए इकाई और दहाई अंक को देखना है, और ये अगर ये 4 से पूर्ण रूप से, देखिए 3 का रूल में क्या था? जोड़ना था सभी संख्या को और डिवाइड करना था। ठीक है, 4 का रूल क्या कहता है? इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या को आपको लेना है। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या को लेना है। अगर वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से, 4 से देखते हैं कितने बार में जा रहा है? 5 बार में। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से विभक्त है तो यह संख्या 4 से विभक्त होगी।
विभक्त होगी। करके भी देख लेते हैं। चलिए क्या है संख्या, 7 1 9 2 और ये 0, 4 से विभक्त करेंगे तो 4 एक कम, कितने बार में, एक बार में, कितना बचा 3, ये बन गया 31, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा फिर 3, ये बन गया 39, 4 से 9 बार में 36, कितना बचा 3, फिर बन गया 32, 4 से कितने बार में 8 बार में, और ये 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना आ रहा है 17,980। तो 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है, लेकिन हमें इतना करना नहीं है। हमें क्या करना है, 4 से इकाई और दहाई का संख्या लेना है। अगर इकाई दहाई का अंक 4 से पूर्ण रूप से विभक्त है तो पूरी संख्या आपको बेझिझक 4 से विभक्त हो जाएगी। अगर यहाँ कुछ शेष बच जाता तो यह संख्या, जैसे अगर यहाँ पास रहता 21/4, तो यह संख्या अगर 4 से विभक्त नहीं होता तो पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि दहाई तथा अंकों से बनी 42 है। देखिए ये देखिए, आप यहाँ ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, 42 है जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः दी गई संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। देखिए 42 4 से विभक्त होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, 2 शेष बचता है, 2 शेष आ जाता है, तो यह संख्या 4 से विभक्त होगी क्या, नहीं होगी। मतलब अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है तो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभक्त होता है। जो पहले क्वेश्चन ये सवाल में हुआ है और इसमें नहीं हो रहा है, तो ये आपसे 4 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 का नियम। छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान देना होगा, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह आप लगातार बने रहिए। चलिए 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम सबसे इजी है आपका 5 का नियम। 5 के नियम के लिए आपको क्या देखना है, इकाई अंक को सिर्फ देखना है। इकाई अंक में अगर आपको 0 या फिर 5 दोनों में से कोई भी संख्या इकाई अंक में है तो वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं 57 980 980, या देख सकते हैं आप यहाँ 37, चलिए 35 ही मान, ये आपका हो गया 37 9 8 4 और ये 5। देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं अगर इकाई के अंक, अगर इकाई अंक में 0 या फिर 5 हो, इकाई अंक में 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त होगी। ठीक है, याद रखेंगे। देख सकते हैं आप, दी गई संख्या 5 से विभक्त तभी होगी यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, जैसे 57 980 तथा 37 98 45 में से प्रत्येक 5 से पूर्ण विभक्त होगी। लेकिन अगर 0 और 1 के छोड़ अगर कोई भी दूसरा संख्या हो तो वह 5 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, 10 को 5 से विभक्त हो जाता है, अगर 11 होगा तो होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 15 विभक्त हो जाएगा, 15 विभक्त होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। तो याद रखेंगे 5 से विभक्त करने के लिए क्या करना है आपको, इकाई के अंक में 0 या फिर 5 देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 का नियम, 6 का नियम देखते हैं। चलिए 6 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में 2 का नियम और 3 दोनों का नियम एक साथ पालन हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 9 8 7 6 5 3 2 में 6 से पूर्णतः विभक्त होगी क्योंकि इकाई अंक 2 से विभक्त होगी तथा अंकों का योग 42 है जो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अतः दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए 2 का नियम और 3 का नियम दोनों एक साथ पालन हो, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 24। ठीक है, तो हमें 6 से विभक्त करने के लिए 6 से विभक्त करने के लिए 6 का डायरेक्ट 6 से विभक्त करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वह संख्या 2 से विभक्त है और 3 से विभक्त है कि नहीं। एक साथ पालन करने का मतलब है कि वह संख्या जैसे 12 है और 24, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। 24 जैसे 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी, दोनों से ना, दोनों से विभक्त, 2 से भी जाना चाहिए आपका
और 3 से भी जाना चाहिए, दोनों से जाना चाहिए। लेकिन अगर मान के चले 2 से गया, जैसे यहीं पर हो जाता है 15, तो 15 3 से जाता है, 2 से जाएगा क्या? नहीं। तो ये 6 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर यहीं पास हो जाता आपका 8, 8 2 से विभक्त होता है, लेकिन 3 से होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी 6 से विभक्त होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या समझना है, 6 से विभक्त करने के लिए संख्या को 2 से भाग करेंगे तो भी जाना चाहिए, और 3 से भाग करेंगे तो भी जाना चाहिए, दोनों से एक साथ जाना चाहिए। जैसे 2 से 12 भी जाता है, 12 2 से भी जाता है, और 12 3 से भी जाता है। लेकिन वहीं 24 भी 2 से जाता है और 3 से भी। और 15 की बात करें तो केवल 3 से जाएगा, और 8 की बात करें तो 2 से। तो ये 6 से विभक्त होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका 12 24 ऐसे संख्या 6 से विभक्त होगा, जो एक साथ 6 से विभक्त हो जाए और 3 से भी। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे देखिए, तो आपको पता है 2 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 का नियम पढ़े हैं ना। 2 से विभक्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 2 का नियम क्या कहता है? हमें 2 के से विभक्त करने के लिए हमें संख्या का इकाई अंक देखना है, जिसके इकाई अंक में क्या हो? इकाई अंक। 2 का नियम में क्या कहता है? जो 0 2 4 6 8, अगर संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8, मतलब संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है, तो वह 2 से विभक्त हो जाता है। तो देखिए 12 के इकाई अंक में 2 है, एक सम संख्या है। 24 में देखें तो भी सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से विभक्त हो जाएगा। तो पहला 2 का रूल्स काम किया। उसके बाद 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग करने पर 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो चलिए 12 को ले लेते हैं। तो 12 को जोड़ेंगे 1 और 2, कितना आएगा? 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो बताइए आपका 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसमें आपको 2 से विभक्त हो रहा है और 3 से भी विभक्त हो रहा है। तो दोनों से जब भी विभक्त होगा संख्या आपका 6 से विभक्त हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं 24। 24 2 से विभक्त होगा। देखिए 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभक्त होगा। देखिए 2 का नियम पहले देखना है, 2 का नियम काम कर गया। अब हमें क्या देखना है? 3 का नियम। अब 3 का नियम हमें क्या कहता है? संख्याओं का योग कर दो। तो 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 6। 2 + 4 क्या हो जाएगा हमारा? 6। तो बताइए 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। शेष बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा है। तो शेष नहीं बच रहा है, तो ये भी 2 से भी जा रहा है और 3 से। जब संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो तो वह संख्या आपका 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इसी एग्जाम्पल को करके भी देख लेते हैं। देखिए क्या संख्या 9 8 7 6 5 3 और ये 4। देखिए सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं। 2 का तो 2 से जाएगा। देखिए इकाई अंक में क्या है? 4 है। 0 2 4 6 है तो 2 से विभक्त होगा, तो पहला सही है। अब 3 का रूल क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ दो आपस में। 3 8 7 5 3 और ये 4, क्या हो जाएगा आपका? 9 8 8 16 1 17, 17 और 7 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 और 4 36। तो देखिए 36 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। कितने बार में? 12 बार में। कोई रिमाइंडर बच रहा है? शेष बच रहा है क्या? नहीं। तो ये भी 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा? 6 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके पास 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा याद रखना है आपको, है ना। 7 के लिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास दिया है 343। क्या दिया है? 343। 7 का नियम थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। 7 का नियम के लिए क्या करना है? हमें सबसे पहले संख्याओं का इकाई अंक को अलग कर लेना है। क्या कर लेना है? इस वाले संख्या इकाई अंक को अलग कर लेना है। ये हो गया आपका 34 और ये हो गया आपका 3, और इस संख्या को आपको 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 2 से। गुणा करने के बाद 2 से गुणा करने के बाद आपका क्या हो गया? 6 हो गया। अब इस गुणा को आपको इससे घटाना है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 बचा। अब यह 28 जो संख्या आया है वह अगर आपके 7 से विभक्त होता है, कितने से? 7 से। 7 से अगर पूर्ण रूप से विभक्त होता है तो यह संख्या आपके 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाजित
होगा। ठीक है, याद रखेंगे इतना। जैसे इसी की जगह में दिया है आपको 686 दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या के इकाई अंक को अलग कर लेना है। 7 का रूल है ना, 7 का नियम, 7 का नियम। सबसे पहले इकाई अंक को अलग कर लेना है। 6, क्या करना है, 2 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12। इस 12 को इससे आपको घटा देना है, कितना बचेगा, 6 और ये 5। अब इसको आपको 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जा रहा है। तो यह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, अगर ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, जैसे कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, 183 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 183 में इकाई अंक को 18 और ये 3 को मैं अलग कर लेता हूँ। 3 से 2 से गुणा करूँगा, क्या हो जाएगा, 6। अभी 6 को मैं इससे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 12। 12 7 से विभाज्य होता है क्या, नहीं होता। तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठ का नियम देखते हैं। 8 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी यदि सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 57, 84, 64 के सैकड़ा, सैकड़ा कौन सा है आपका, ये वाला सैकड़ा, और ये आपका दहाई और ये इकाई। सैकड़ा, दहाई तथा इकाई के अंक से बनी संख्या 464 है, जो 8 से पूर्णतः विभक्त है। अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 57, 48, 46 के सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 846 है, जो 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं। मतलब 8 का नियम आपको क्या कहता है, 8 का नियम, कोई भी संख्या है जिसका सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या आपका क्या हो जाना चाहिए, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तभी वह संख्या आपका 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यह कह रहा है। ठीक है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। चलिए एग्जाम्पल यहाँ दिखा है, क्या दिया है, 57, 84, 64, 57, 84, 64, 57, 84 और ये 64। देखिए बारीकी से आपका ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा होगा, सैकड़ा, ये होगा आपका दहाई और ये हो जाएगा आपका इकाई। इन तीनों संख्या को लेना है हमें, क्या करना है, तीनों को। तो 4, 6 और ये 4, इसको आपको 8 से विभाजित करके देखना है। अगर यह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या आपका 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 8 पंचे 40, कितना बचा, 6, फिर कितना बना 64, फिर 64 कितने बार में, 8 बार में, कितने बार में जा रहा है, 58। शेष फल बच रहा है क्या, शेष फल नहीं बच रहा है, शेष फल 0 है, 0 शेष फल बच रहा है। तो यह संख्या आपका 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, यह कह रहे हैं। ठीक है, संख्या का क्या लेना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक को लेना है, 8 से विभाजित करके देखना है आपको। संख्या पूर्ण रूप से अगर 8 से विभाजित होता है तो संख्या आपका 8 से विभाजित है, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है 57, 48, 46, इसमें करके देखते हैं। जैसे 57, 48 और ये 46, क्या हो गया, ये आपका सैकड़ा, ये आपका दहाई और ये आपका इकाई। तो चलिए करके देखते हैं। 8, 4 और ये 6, क्या हो जाएगा नीचे में, 8 से डिवाइड करेंगे एक बार में, कितना बचा, 46। 8 पंचे 40, कितना बचा, 6। अब 6
8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। कितना शेषफल बच रहा है? 6। तो यह संख्या आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए शेषफल आपका 0 बचना चाहिए, यहाँ शेषफल 0 बच रहा था, यहाँ शेषफल 6 बच रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आए? तो यह पूरी संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 9 का नियम पढ़ लेते हैं। 9 का नियम आपको 3 के नियम के जैसा ही है, सेम। 3 का नियम अगर आपको पता है तो 9 का नियम भी बन ही जाएगा। जैसे देखिए, दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी यदि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे 6, 7, 8, 5, 9, 1 में 9 से विभक्त होगी क्योंकि अंकों का योग 36 है। जो देखिए इसमें जैसे हम लोग 3 का योग किए थे ना, सेम इसमें भी आपको करना है। क्या करना है? योग करना है। चलिए करके देख देते हैं। 9 के लिए 9 का नियम ध्यान रखना। 9 का नियम, संख्या का योग क्या करना है? देखिए 6, 7, 8, 5, 9 और ये 1। संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो ये संख्या 9 से विभाजित हो गई। तो जोड़ देते हैं। 6 और 7, 6 दूनी 12, 13, 13 और 8, 21, 21 और 5, 26, 26 और 9, 35, 35 और 1, 36। अब बताइए 36 5 से 36 9 से डिवाइड होता है कितने बार में? 4 बार में। शेषफल बचा क्या? नहीं बचा, 0 शेषफल है। तो देखिए संख्याओं का योग करने पर वह अगर 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो पूरी यह संख्या आपका क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आपका 3 का रूल है सेम। ठीक है, इसमें आपको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर कुछ शेष बच जाता है, जैसे सेकंड इसमें देखिए 7, 8, 6, 4, 9 प्लस 9, यहाँ क्या होगा? 8, 8, 16, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25, 25 और 9, 34। 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 9 होगा आपका 34, 34 और 9 43। तो 43 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 का रूल और 9 का रूल लगभग एक ही है। चलिए आगे देखते हैं 10 का। 10 का रूल देखते हैं। ये देखिए 10 का रूल सबसे इजी है। 10 का रूल, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में आपको लास्ट में इकाई अंक में देखिए, इकाई अंक में जब 0 मिल जाए तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा? 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 में बस इतना ही याद रखना है। संख्या के जब भी इकाई अंक में 0 हो, जैसे 100, 101, ये 10 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहीं पर लिखा है 100, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा। 120, संख्या का इकाई अंक देखना है। संख्या के इकाई अंक में अगर 0 मिलता है आपको तो वह संख्या आपका 10 से विभाजित हो जाएगा, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आज के लिए 11 का रूल्स। 11 का रूल्स क्या कहता है? देखिए, दी गई संख्या 11 से विभक्त होगी यदि इकाई अंक से बाईं ओर चलने वाली सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभक्त हो। जैसे देखिए क्या दिया है? 1, 3, 6, 1, 0, 5 और ये 2। इसमें आपको क्या करना है? इकाई एक सम स्थानों का अंकों का योग और विषम, देख सकते हैं विषम और सम संख्याओं के स्थानों का योग करने के बाद दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो वह संख्या आपका 11 से विभक्त होगा। जैसे सम स्थान देखते हैं तो सबसे पहले विषम, ये विषम है, ये विषम में है, फिर ये विषम में है, फिर ये विषम में है, ये विषम वाले को विषम स्थान को जोड़ देते हैं। विषम स्थान, तो विषम स्थान में क्या है आपका? विषम स्थान में 1 + 6 + 0 + 2, इधर से काउंट करना है ना। ये विषम में है, फिर ये विषम, फिर ये विषम, फिर ये विषम। संख्या का विषम नहीं, स्थान का विषम देखना। एक पहले स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर है, फिर ये 5वें स्थान पर है, फिर ये 7वें स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? 1, 6, 0, 2 क्या होगा योग करने पर? 7 और 2 9 माइनस क्या करना है? सम स्थान। सम स्थान क्या हो जाएगा? सम स्थान में क्या हो जाएगा आपका? 5 और 1 6 और ये 3,
तो क्या हो जाएगा 3 + 1 + 5 क्या हो जाएगा 3 और 1 5 1 6 6 और 9 तो क्या हो जाएगा दोनों का अंतर 9 - 9 कितना है 0। तो देखिए सम स्थानों का योग करना है, सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग। सम और विषम स्थानों का योग करने के बाद संख्याओं को आपस में घटा देना है और मान क्या आना चाहिए आपका 0, तभी वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। यहाँ लिखा है इकाई अंक से बनी इकाई अंक से बाईं ओर, इकाई अंक से बाईं ओर, इकाई अंक से गिनना है, इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो। जैसे 1 3 6 1 0 5 2 में हम लोग किए हैं सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए ये करके देखे हैं 5 1 3 और ये -2 0 6 + 1 बराबर क्या है 0। तो इसी को अगर 0 आएगा तो वह संख्या पूर्ण रूप से आपका 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं और आगे का जो वीडियो है आपको रेगुलरली रोज 10:30 बजे आपको हमारे FD क्लासेस के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए और जितने भी क्वेरी है, जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जिससे हम आपके समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता कर सकें। और करंट अफेयर के लिए आप हमारे 7:30 बजे मॉर्निंग में दिनेश पटेल सर का करंट अफेयर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए आपके जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है वो तो चालू हो गया है, तो आपके पास तैयारी करने के लिए समय भी, अब फिजिकल भी साथ में करना है, रिटर्न का भी साथ में तैयारी करना है, तो कहीं ना कहीं तैयारी में आप ज़ोरों शोरों से लग जाइए जिससे क्या है आपका एक लगातार कंटिन्यूटी बना रहे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।